हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एक्सप्रेस। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ की, है ना, क्लास टेंथ की मैथ। तो क्लास टेंथ में चैप्टर 1 पढ़ेंगे, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और आगे तक जाएंगे। प्रश्नावली 1.1 हम लगाने वाले हैं। चलो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको इसको बदलना है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। सबसे पहले हम सबसे पहला सवाल लेकर और इसको आसानी से लगाने का प्रयास करते हैं। एकदम इजी सा क्वेश्चन होता है, आराम से समझ। देखो, 140 दिया हुआ है यहाँ पर। 140 को हम आराम से 2 से काट सकते हैं। तो 2 सते 14 और जीरो उतार दिया। उसके बाद में फिर 2 से कट जाएगा। 2 तिया 6 और एक बचा, 2 पंचे 10। अब इसको काटो 5 से। 5 सते 35। फिर ये कटेगा 7 से। 7 एकम 7। यानी कि 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या आया? 2 गुणे 5 गुणे 7। एकदम आसानी से हम इसको ऐसे लगाते हैं। तो ऐसे ही आप ये दूसरा क्वेश्चन लगा लेना। ये एकदम छोटी सी संख्या है, आराम से लग जाए। तीसरा सवाल हम लगाते हैं। तीसरा सवाल क्या है? 3825, है ना। 3825, इसको हम आसानी से लगाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी कोई कोई सवाल ये लंबे चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले इकाई की तरफ देख रहे हैं। 5 है तो हम इसको 5 से काटे दे रहे हैं सीधे सीधे। तो 5 सते 35। 3 बचा, 32 हुआ। 5 छक्का 30, 2 बचा, 5 बचे 25। फिर इसको 5 से काटो। 5 एकम 5। कितना बचा? 2। 5 बचे 25 और 5 तिया 15। अब ये 3 से काट दो। 3 बचे 15, 3 एकम 3। अब ये फिर से 3 से काट दो। 3 एकम 3 और 3 सते 21। अब ये 17 से काटो। 17 एकम 17। यानी 3825 के जो अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निकला है, क्या निकला है? ऐसे करके 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। इसको हम थोड़ा अलग प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 3 जो है वो 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। 5 भी 2 बार है। और 17 गुणे 17। तो ये आ गया इसका आंसर। एकदम आसानी से ऐसे करके हम लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप ये दोनों लगाइएगा सवाल। देखो, सारे सवाल हम लगा देंगे अगर, तो फिर आप क्या लगाएंगे? आप ये सवाल लगाइएगा और इनका जो भी गुणनखंड गुणनखंड करके उनका गुणनफल निकले इस टाइप में, है ना, वो आपको कमेंट में लिखना है। और आप क्या करोगे, अगर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे अब ये सीरीज बंद नहीं होने वाली है। हम प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट किए हैं। पूरी मैथ आपकी खत्म होगी जल्दी ही, है ना। सारा कुछ एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि मेरा क्या रहता है, समझाना। मेन चीज आपको सवाल समझ में आना चाहिए। चलो, दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। देखो, ये तो फार्मूला होता है, हमको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी अगर दो संख्याएं दी गई हो तो पहली संख्या में अगर हम दूसरी संख्या का गुणा करते हैं तो वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर संख्याएं क्या दी गई हैं, है ना। क्या दी गई हैं संख्याएं? संख्याएं दी गई हैं 26 और 900। 26 और 91, सॉरी ये एक एक्स्ट्रा आ गया। 26 और 91। टाइपिंग मिस्टेक हो गई, चलो कोई बात नहीं, इतना तो यार समझ लिया करो। 26 और 91, इसका हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। कैसे निकालते हैं? देखो, एलसीएम निकालने का तो एकदम इजी तरीका है। क्या है? ऐसे हम 26 लिखेंगे, 91 लिखेंगे और उसके बाद में, चलो ऐसे छोड़ो, अभी हम दूसरा तरीका तुमको बताते हैं जिससे एचसीएफ भी आसानी से निकलेगा, क्योंकि बार बार वो चीज़ करना सही नहीं है। देखो, सबसे पहले 26 का हम अलग निकालेंगे फैक्टर। ऐसे काट दो ऐसे करके। 13, फिर 13 एकम 13। यानी कि 26 के क्या निकले? 26 के जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले वो निकले 2 गुणे 13। अब हम लेते हैं 91। तो 91 का क्या है? 7, है ना। 7 एकम 7 और 7 तिया 21 और 13 एकम 13। यानी 91 का जो निकला वो क्या निकला? 7 और गुणे 13। ठीक, ये निकला। तो ये निकला गुणनखंड, इनके गुणनफल के रूप में हमने इसको लिख लिया।
अब समझते हैं, हमको निकालना है HCF। HCF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा गुणनखंड जो कि दोनों में कॉमन है। गुणनखंड, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड जो दोनों में उपस्थित है उसको HCF बोलते हैं। तो इस हिसाब से इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा इसका 13, क्योंकि 13 जो है सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि 26 वाले ग्रुप में भी है और 91 वाले ग्रुप में भी है। तो इसका HCF हो जाएगा 13 ना। अब हम निकालते हैं LCM। LCM कैसे निकालेंगे, LCM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा गुणज, है ना, सबसे छोटा क्या गुणज। अच्छा, इनका क्या होता है गुणज, जैसे 26 जो है इसका पहाड़ा लिखेंगे, 91 का पहाड़ा लिखेंगे, जो आ जाएगा दोनों में पहाड़े। जैसे हमने पहाड़ लिखा, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, 5 लेते हैं और 15 लेते हैं, इनका एलसीएम निकालना है तो हम 5 का पहाड़ा लिखेंगे, 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 तीन 15, 5 के 20, और 15 का पहाड़ा लिखते हैं, 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा, ये सब मल्टीपल है, सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में हो तो वो है 15, यानी कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 15। लेकिन इसकी टेक्निक क्या होती है, इसकी टेक्निक ये होती है एलसीएम निकालने की, HCF तो हम निकाल चुके हैं, जो दोनों में उपस्थित हो सबसे बड़ा हो। और एलसीएम निकालने का क्या होता है, जो कॉमन हो वो लिखते हैं, और फिर जो चीज कॉमन नहीं है उसको भी मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, यानी 2 गुणे 7, यानी कि कितना आ जाएगा, 13 सती 91, और 91 दूना 182। तो ये आ गया एलसीएम और ये आ गया HCF। अब हमको प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, जांच करनी थी कि इनका इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो जांच कैसे करेंगे, ध्यान से, सबसे पहले थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं इसको, तब यहाँ पर हम लगाते हैं। तो जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 26 और 91 की मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि 26 और गुणे 91, और ये बराबर किसके होना चाहिए, 13 गुणे 182 के, इसके बराबर होना चाहिए। चलो 26 और 91 की गुणा कराओ, देखो यहाँ पे ये छोटी सी जगह खाली है, यहाँ पर हम 26 और 91 की गुणा कराते हैं। देखो 26 और 91 की गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 3 का 6 और 1 दूना 2, फिर क्या करेंगे, 9 54 और 5, 9 दूनी 18 और 5 23 ना। तो 6 6 3 2 कितना आया, 23 66, है ना, यही आया, चेक कर लेना। और फिर अब 13 और 182 की गुणा कराते हैं, तो 13 दूनी 26, है ना, 13 दूनी 26, हासिल कितना आया 2, 13 अट्ठी कितना होता है 104, 104 में हम 2 जोड़ेंगे 106, तो उसका भी 6, और हासिल आया 10 ना। और 13 एकम 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। देखो आ गया। बस ऐसे ही लगाने हैं आपको, ये दूसरा वाला और तीसरा वाला। ये मेरा काम है आपको सजेस्ट करना, गाइड करना कि कैसे सवाल लगेगा, है ना। सारे सवाल अगर हम बताते चलेंगे तो फिर फायदा क्या उसका। आपको मैंने एक सवाल बताया जिससे आपको पता चला कि वो सवाल लगेगा कैसे। मेन चीज ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि सवाल लगता कैसे है। बाकी सारी चीजें तो आप उसको कर लोगे, और ना लगे तो आप कमेंट में जरूर बताना, मैं बता दूंगा। टेंशन बिल्कुल मत लेना, है ना, टेंशन नहीं लेने का है जब अपन है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, है ना। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा इनके HCF और LCM ज्ञात करने हैं। जैसे अभी हमने ज्ञात किए थे, बिल्कुल सिंपल तरीके से सबका अलग अलग। देखो 12 का क्या होगा, 12 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा, 12 का होगा, निकाल लो ऐसे करके। तो 2 से काटेंगे, 2 छः 12, 2 से काटेंगे, 2 तीन 6, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तो यहाँ पर हम लिखते जाते हैं, 12 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, है ना, ये हो गया। फिर 15 का देखो, 15 का क्या होगा, 15 का होगा 3 पचे 15 और 5 एकम 5। तो 15 का जो हो गया वो हो गया 3 गुणे 5। फिर देखते हैं 21 का, तो 21 का क्या होगा, 3 सते 21, 7 एकम 7। तो 21 का हमने निकाला 3 गुणे 7।
तो HCF क्या होता है, HCF जो तीनों में कॉमन मिल जाए और सबसे बड़ा, तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो तीनों में। तो HCF जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 3। अब निकालते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम क्या हमने बताया था, एलसीएम बताया था कि HCF जो चीज़ कॉमन है उसको भी लिख लेंगे और जो चीज़ शेष बची है उसको भी मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, यानी कि ये 2 × 2 बचा है, यानी 2×2 = 4 और ये 5 बचा है और ये 7 बचा है, यानी कि 5×7 है ना, 5×7। अब इन सब की मल्टीप्लाई करा देंगे, 3×4 = 12 और 12×5 = 60, 60×7 = 420 है ना। तो ये आ गया इसका आंसर। HCF निकला 3, एलसीएम निकला 420। ऐसे ही ये दूसरा लगेगा, ऐसे ही ये तीसरा लगेगा, सिंपल है ना। चलो अगला देखते हैं। चौथा सवाल है HCF 306 और 657 का 9 दिया गया, यानी दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657। इसका जो HCF दिया गया है वो है 9, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो जो हमको फार्मूला जो पता है, क्या पता है कि जो फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर की जब कराते हैं तो ये किसके बराबर होता है, HCF गुणे LCM के। तो फर्स्ट नंबर क्या है 306, सेकेंड नंबर क्या है 657, HCF क्या है 9, एलसीएम हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखो जो 9 है वो एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, यानी कि 306 × 657 और बटे में आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा एलसीएम। अब इसको हम हल करेंगे तो वही एलसीएम हमारा आ जाएगा। चलो हल करते हैं। तो किससे काटें, 3 से काट दो, 3×3 = 9, 3×1 = 3, 0, 3×2 = 6। अब किससे कटेगा, 3×2 = 6, 3×1 = 3 और 2 हाँ कट जाएगा, 3×1 = 3, 3×2 = 6, 3×1 = 3 और 3×9 = 27, यानी कि 102 गुणे 219। अब इनकी फटाफट हम गुणा कराते हैं, 219 और 102 की गुणा कराएंगे तो 2×9 = 18, 2×1 = 2, 1 = 3, 2×2 = 4, 0 0 0, उसके बाद में 1×9 = 9, 1×1 = 2 × 2 8, 3 3 2 और 2, कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम आ गया अपना, एलसीएम आ गया 22 37 8, कितना 22,338। ये हमारा हो गया एलसीएम, यही हमारा आंसर है, एकदम सिंपल सा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्या है, पांचवा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6, हाँ यहाँ पे था 6⁴n, अंक 0 पर समाप्त होता है। एक बार टाइपिंग में मिस्टेक हुई, चलो देखते हैं क्या कह रहा है कि जांच करनी है हमको कि 6⁴n अंक जो है क्या 0 पर समाप्त हो सकता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 6⁴n। अब अभी आप ही बताओ 6⁴n है ना, इसको हमें बताना है कि क्या ये 0 पर समाप्त हो सकता है, यानी कि या फिर इसका मान 0, या फिर ऐसे करके मतलब समझ लो कि इकाई का अंक 0, क्या ऐसा हो सकता है। चलो अभी बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, n बराबर क्या लेने पर, 0 लेने पर, n बराबर 0 लेने पर, अगर n बराबर 0 लेंगे तो ये 6⁴n है, तो ये 6⁴0 हो जाएगा। और हमें पता है कि अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो ये देखो 0 पर समाप्त नहीं हुआ। चलो अब n बराबर 1 लेने पर ये लिख लेते हैं। तो अगर हम n बराबर 1 लेंगे तो 6⁴n हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 6, ये भी 0 पे समाप्त नहीं हुआ। अब n बराबर हम 2 लेकर देखते हैं, n बराबर हम 2 लेकर देखते हैं तो 6⁴ 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ ये हो गया 36, तो इसका इकाई का अंक 6 हो गया, ये भी 0 पर समाप्त नहीं हुआ। और एक चीज तो हमको ये पता है कि 6 की पावर चाहे 1 2 3 4 चाहे जितनी चली जाए, उसका इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहता है। तो ये हमेशा सिर्फ n बराबर 0 रहने पर 1 पर समाप्त होगी, 1 होगा इसका मान, बाकी एक अगर घात n का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो तो वो 6 पर समाप्त होगी, सिंपल।
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये इतनी चीज लिखने के बाद में फिर हम लिखेंगे कि 6 की पावर n अंक n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। बस इतना। चलो अगला क्वेश्चन है अपना कि व्याख्या कीजिए कि 7 11 13, 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले तो हमको भाज्य संख्याओं की परिभाषा पता होनी चाहिए। भाज्य संख्याओं की परिभाषा, भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनके एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य, है ना, कोई अन्य गुणनखंड हो। समझ में आया कि नहीं आया, गुणनखंड हो मतलब ऐसी संख्या जो एक से तो सारी संख्याएं कटती हैं, स्वयं से भी सारी संख्याएं कटती हैं, एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई एक अन्य संख्या हो जिससे वो संख्या कट रही हो, तो वो संख्या भाज्य संख्या होती है। तो सबसे पहली जो संख्या दी गई है वो है हमारे पास 7 × 11 × 13 और +13। अगर ये संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कट रही है तो ये भाज्य संख्या होगी। तो सीधी सी बात है, ये संख्या एक से तो कटती है, कोई भी संख्या वो एक से कटती है, कोई भी संख्या वो स्वयं से भी कटती है। अगर इसके अलावा ये किसी से कट रही है तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम 13 कॉमन ले लें, ठीक है, इतने में और इतने में अगर हम 13 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 7 × 11 और +1 बच गया। अब किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई में अगर 13 है, इसका मतलब वह संख्या 13 से विभाजित हो रही है ना। और जब विभाजित हो रही है इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। सेम ऐसा ही प्रोसेस हम इसमें करेंगे और ये खुद करना है और बताना है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है, ये आपको करना है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि किसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक तो चल रहा है 18 मिनट में, एक कंप्लीट कर रहा है कितना, 18 मिनट में चक्कर, और एक कंप्लीट कर रहा है 12 मिनट। तो उसी टाइम पर मिलेंगे जो इनका एलसीएम होगा, एलसीएम होगा वही तो इनका कॉमन नंबर होगा, उसी टाइम पर तो मिलेंगे। तो 18 और 12 का अगर हम एलसीएम निकालें तो वो आ जाएगा 36। कितना, 36 है ना, 18 दूनी 36 और 12 3 36, तो वो आ जाएगा 36। यानी कि ये दिन दोनों जब चलना स्टार्ट करेंगे कि एक ही टाइम पर, तो ये 36 मिनट बाद पुनः फिर उसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाला सवाल है, थोड़ा सा समझ लेना है ना। चलिए